फैसला सुनाया है जो सभी पेंशनर्स को सोचने पर मजबूर कर देगा। कैसे एक व्यक्ति को 10 साल तक परेशान किया जाता है, लेकिन उसके एक पहल ने कोर्ट को फैसले को बदलने पे मजबूर कर दिया। फैसला ऐसा सुनाया कि उसके पक्ष में आया, और ऐसा ही सिर्फ पक्ष में आया नहीं बल्कि ईपीएफओ पे दंड भी दिया गया। 50,000 का मुआवजा देना पड़ा, साथ ही उसके केस के खर्च भी देने पड़े, और साथ ही उसे अल्टीमेटम दिया गया है कि 60 दिन के भीतर अगर उनको वाजिब पैसा नहीं मिला तो 9% उसे ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप जुड़े सुशील कुमार के साथ, और हमारे साथ विशेष चर्चा में है मनोज स्वराज जी। तो आज एक बार फिर पेंशनर्स के मुद्दे को लेकर आए। नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज जी। क्या है ये मुद्दा, आपको भी पता होगा, जरा इसको संक्षेप में बताइए। ये मुद्दा है कि किस तरीके से एक संस्थान एक व्यक्ति का हक मारता है, और ये तो एक वानगी भर है कि कैसे ईपीएफओ, खासकर ईपीएफओ की बात कर रहा हूँ, ईपीएफओ ने एक व्यक्ति का हक मारा, और वो किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं थी, उस अफसर की जिम्मेवारी नहीं थी, वो पूरे ईपीएफओ की जिम्मेवारी से थी। इस व्यक्ति ने लड़ा, केस लड़ा अपना, और केस लड़ने के बाद केस को जीता, और जीतने के बाद उस पर दंड लगा 50,000 का। किस पर? उस व्यक्ति पर नहीं, ईपीएफओ पर लगा, पूरी संस्थान पर लगा कि ईपीएफओ की प्रॉब्लम की वजह से उस व्यक्ति को उसका हक और अधिकार नहीं मिला। तो आज ये सवाल तो उठता है कि ईपीएफओ की वजह से जो मिनिमम पेंशन नहीं मिल पा रही है, ईपीएफओ की वजह से जो लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा, आज एक व्यक्ति को कोर्ट ने हक दिलाया, लेकिन वो 80 लाख पेंशनर्स जो लगातार इसका भी 10 साल का संघर्ष है कोर्ट में। जी बिल्कुल। लेकिन उन पेंशनर्स का भी 10 साल का संघर्ष है, और वो क्या कह रहे हैं? वो मानवता की बात कर रहे हैं, वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, वो अपने हक का पैसा जो कंट्रीब्यूट किया गया था वही तो उस पे पेंशन जो बनती थी उसको पेंशन की बात कर रहा है। लेकिन सब कुछ धोखाधड़ी और कानूनी तरीके से फॉर्मूले ऐसे बनाए, सिस्टम ऐसा बनाया कि पेंशनर को लीगली लूटा जा सके। उस पेंशन का उसके लिए भी कोई तो कोर्ट होना चाहिए ना। मनोज जी, देखिए जिस तरीके से 10 साल कोई कम नहीं होता है। आप 2001 का मामला है, और 2020 में आके आपको पता चलता है कि आपको जो है कुछ आपके फंड रिलीज किए गए हैं। ये 10 साल का जो संघर्ष एक आदमी के लिए मामूली नहीं होता है, जीवन का 10 साल दे देना। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, चलिए कि व्यक्ति का मामला था, ईपीएफओ ने सुन लिया, अभी ये लगभग 80 लाख प्लस जो पेंशनर्स है, ईपीएफ के पेंशनर्स, वो भी बुजुर्ग है, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉल्ट किसकी आ रही है, सरकार की कि ईपीएफओ की? देखिए, सरकार सामने कौन होता है? दोनों ही दोषी होते हैं, एक षड्यंत्रकारी और जुर्म करने वाला। एक पीछे षड्यंत्रकारी तो सरकार है, क्योंकि उसने ऐसी पॉलिसीज बनाई और ईपीएफओ को कर दिया आगे कि तू आगे जा। और जुर्म किससे करा रही है? ईपीएफओ से करा रही है। जुर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बुजुर्ग की लाठी होती है पेंशन, और उस लाठी को तुम तोड़ रहे हो तो तुमसे बड़ा जुल्मी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा आतताई कोई नहीं है, तुमसे बड़ा मक्कार, धोखेबाज और क्या क्या शब्द मैं इनके लिए इस्तेमाल करूं, नहीं है कोई। और क्या कह रहे हो आप? सरकार भी मान रही है कि ये तो मानवता के खिलाफ है इतनी कम पेंशन देना। और जब पेंशन ईपीएस 95 शुरू की गई थी तो क्या स्वप्न बाग दिखाए, वादे किए गए थे। जब तुम्हारा वादा पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन लिया, लोगों का कंट्रीब्यूशन लेकर उनको बताया। लोगों ने तो तय नहीं कहता कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, लोगों ने तो तय नहीं कहता कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, लोगों ने तो तय नहीं कहता फार्मूला क्या होगा। लोगों ने तो आप पर विश्वास दिखाया, लोगों ने तो सरकार पर भरोसा दिखाया, लोगों ने ईपीएफओ पे भरोसा दिखाया। लाखों लोग, करोड़ों लोग उसमें एनरोल हुए, और उस एनरोल के बाद अगर उन लोगों के भविष्य के साथ धोखा हो जाए तो जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी सरकार की है, और सरकार जब चाहे बदल सकती है। सरकार तो खैर बदल ही जाती है, मैं सरकार की बात, सरकार भी बदल जाती है, उसके साथ पॉलिसी भी बदल जाती है, वो एक दूसरे को गुमराह करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, संयुक्त मोर्चा, फलाना मोर्चा, ढिमका मोर्चा, सब आए, लेकिन एक ही पॉलिसी लगी रही, ईपीएस 95 का किसी ने भला नहीं किया। सबने उसी पॉलिसी को स्वीकारोक्ति दी। चाहे वो 1995 के बाद कौन कौन सी सरकार आई है? 1995 में शायद नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके बाद फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उसके बाद आई के गुजराल साहब थे, और आई के गुजराल के बाद देवगौड़ा साहब थे, देवगौड़ा के बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, फिर से पोखरण विस्फोट हुआ, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए, फिर से मनमोहन सिंह आ गए, फिर मोदी जी आए, फिर मोदी जी आए, और फिर मोदी जी आ गए। इस बीच में एक ही चीज हुआ है कि बुजुर्ग इंतजार करते करते चल बस। और बुजुर्गों की लाठी तोड़ रहे हो आप।
तो इनकी कमर पे लाठी नहीं पड़ेगी क्या? इन नेताओं की सबकी कमर पे लाठी नहीं पड़ेगी? लोगों को डर नहीं लगता है क्या? इंसानियत तो छोड़िए, ऊपर वाले से भी डर नहीं लगता है? कुछ नहीं है। मालूम है क्या है, इनकी सारी राजनीति, इनकी सारी पॉलिटिक्स पैसे पे टिकी हुई है, और पैसा इनको देना है किसको? उसको नहीं देना जिसका हक है। किसी का हक मारना है और किसी को देना है। ये रॉबिनहुड बने हुए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अपनी नई नई योजना लाते हैं। आपको पता है ना, कभी कोई बस फ्री कर देगा, कोई आएगा तो बिजली फ्री कर देगा, कोई आएगा तो योजना, लाडली योजना लाएगा, कोई लाडला भैया ले आएगा, कोई चुनाव से पहले। ये नई नई योजना लाते हैं। इसमें लाखों करोड़ों रुपया चाहिए होता है जो जनता को देकर वोट खरीदने के लिए। तो वोट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आप समझ रहे हो ना? वोट खरीदने के लिए पैसा। अब पैसा आएगा कहाँ से? सरकार का तो वही बजट है। तो सरकार पर जो ट्रस्ट दिखाकर, भरोसा दिखाकर जो लोग अपना पैसा जमा करते हैं ना सरकार के पास, उस पैसे पे ये डाका मारते हैं। असली टैक्स चोर जनता नहीं, असली टैक्स चोर यही है। हाँ, ये जो ईपीएफओ एक तरीका हो गया है कि भाई पूरी जो प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर ही कहता हूँ, गैर सरकारी संस्थान जो हैं, बड़े बड़े संस्थान भी है इसमें, उन सबसे पैसा जमा करवा लो उस पैसे को। और उन सबसे पैसा जमा कैसे होगा? एक कानून ले आओ कि एम्प्लॉयर क्या, जो नियोक्ता है, उसका पैसा है भैया, तो 12% तुझको देना है, 12% व्यक्ति को देना है। व्यक्ति का 12% तो पीएफ में डाल दिया, उसके 12% में 8.33% पेंशन में डाल दिया, बाकी उसके उसमें डाल दिया, पीएफ में डाल दिया। तो जो व्यापारी है उसने तो 12 रुपए देने थे, 12 रुपए दे दिए, लेकिन 8.5 रुपए के लगभग आपने उस 12 रुपए में से, जो कि उस एम्प्लॉय का पैसा था, उस कर्मचारी का पैसा था, उसमें से कहा यार मैं तेरा भविष्य सुरक्षित करता हूँ, ऐसा करता हूँ, जो तुझे व्यापारी ने दिए हैं 12 रुपए, इसमें से 8.5 रुपया ना मैं तेरे लिए अलग से रख देता हूँ, और ये तेरे भविष्य में पेंशन देने के काम आएगा, ऐसे समझो। लालच दे के हाँ, और उसको रख दिया, उसको दिखा दिया कि तेरे को पेंशन मिलेगी, वाह भाई वाह, तेरा तो मौज हो जाएगी, तेरी तो जिंदगी आराम से कट जाएगी बुढ़ापे में। मैंने एक वीडियो दिखाया था कि ऐसे 80,000 वाले को 2-3 हजार रुपया पेंशन मिल रही है, जिसको 80,000 सैलरी मिलती थी। तो इन्होंने उस जो पैसा व्यापारी ने दिया, किसकी? एम्प्लॉय की भविष्य की सुरक्षित करने के लिए, वो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता। अगर वो पैसा शायद पीएफ में पड़ जाता तब भी उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता। 8 पॉइंट समथिंग की ब्याज तो मिलती है उसको, ब्याज तो देनी नहीं है इनको पेंशन फंड पे, इनको पेंशन देनी है। पेंशन कैसी दे रहे हैं आपको पता ही है, कहीं 250, 500, 800, और फिर कहते हैं उस समय पैसा बहुत कम जमा किया था, बहुत कम जमा किया था। अरे भाई, उस समय वो कम की पैसे की भी कीमत बहुत थी। उस समय उस पैसे से जितना तुम जमा कर रहे थे, उससे जितनी चीजें खरीदी जा सकती थी, आज तुम देख रहे हो उतना पैसा जमा किया गया हो, उस पे ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाओ, तो उसकी जो आज वैल्यू होगी वो कई गुना होगी, कई गुना, 10 गुना होगी। तो ये मत कहो कि कम पैसा जमा हुआ है, ये मत कहो कि पेंशन फंड कम है। अरे ना तुमने उस पर ब्याज दिया, ना तुमने उसका कुछ एप्रिसिएशन दिया, और ना ही तुम ढंग से पेंशन दे रहे हो। और सरकार का भी पैसा नहीं है, उस व्यक्ति का पैसा है। सरकार तो उसकी सुरक्षित करने की गारंटी ले रही थी, और गारंटी मोदी की गारंटी ना पूरा होने की गारंटी, और मोदी की गारंटी नहीं, मनमोहन की गारंटी ना पूरा होने की गारंटी, अटल बिहारी वाजपेयी की गारंटी ना पूरे होने की गारंटी, देवगौड़ा की गारंटी ना पूरे होने की गारंटी, जनता को बेवकूफ, और आई.के. गुजराल की गारंटी ना पूरे होने की गारंटी, पीवी नरसिम्हा राव की गारंटी ना पूरे होने की गारंटी, और इन सब की गारंटी यानी देश के जितने, नो गारंटी। सरकार की कोई गारंटी नहीं है। सरकार पे अभी आपने देखा ना, एक महाराष्ट्र में एक बैंक का किस्सा आया, रिजर्व बैंक ने उस बैंक का खत्म कर दिया लाइसेंस, कि भाई लाइसेंस खत्म है। अब कह रहे हैं उस व्यक्ति को सिर्फ कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने 20 लाख रुपए बैंक में जमा कर रखे, बैंक की तो गारंटी होती है ना कि सुरक्षित होगा मेरा पैसा। मेरी क्या गलती है, मैंने 20 लाख जमा कर रखे, मुझे 5 लाख मिलेंगे। उस बैंक को भी तो आरबीआई ने कभी ओके करा होगा। हाँ, आरबीआई, वो जो जितने लोगों ने उसके सब कागज चेक किए वो सब कहाँ है, जितने लोगों ने उसका फॉर्म चेक किया वो सब कहाँ है, जितने लोगों ने उनका फंड चेक किया वो सब लोग कहाँ है, वो डायरेक्टर कहाँ है? पैसा वसूलो ना उनसे। अरे ढूंढना चाहे तो सीबीआई कहती है ना, वो क्या ईडी चल गया ना आजकल, ईडी खोद के निकाल लेती है। तो ये जनता का पैसा नहीं निकाल सकती खोद के। किसी ने अपने 20 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं, और कल तुमको उसको कहो कि मैं तो सिर्फ 5 लाख ही दे सकता हूँ, ये तो सरासर चोरी है, ये तो सरासर बेईमानी है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? कहते हैं कि कोई लूट के चला जाएगा, और चोर से लूट के चला जाता है तो एफआईआर थाने में लिखा देते हैं, चोर लूट के चला जाता है तो कोर्ट चले जाते हैं, चोर लूट के चला जाता है तो पुलिस के पास चले जाते हैं। वही चोर हो तब कहाँ जाए? और जब सिस्टम ही लूट ले, जब सरकार लूट ले, जब बैंक लूट ले, जब ईपीएफओ लूट ले, तो कहाँ जाएंगे? ईपीएफओ, हमें तो ईपीएफओ ने लूटा,
हमें तो सरकार ने लूटा, हमें तो बैंकों ने लूटा, अब हम कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद करें? न्यायालय के पास गए थे, न्यायालय ने दे दिया आदेश, ईपीओ वो देगा 50,000 रुपए। आपने अभी खबर देखिए, जिस देश में श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जाती है कि कितना समर्पित थे माता पिता के लिए, उसी देश में उसी पढ़ाने वाले किताब में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और आज ये स्थिति है कि उन्हीं देश के बच्चों को बताया तो जाता है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, लेकिन सरकार कहीं न कहीं उन्हीं के माँ बाप के जो है अंश छीन लेती है। तो यहाँ दिक्कत है सरकार के लिए, बच्चों के लिए, पूरा नालायक भ्रष्टाचार सरकार। अरे जब आपने नौकर रख दिए, सब ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं झोला उठा के चला जाऊंगा, सारे तो नौकर है, मालिक कहाँ है? कौन समझता है अपने देश के मालिक? बोलते हैं 5 साल में जितना लूटना लूट लो, फिर अगली बार 5 साल फिर जनता को थोड़ा बहुत दे दो, चुनाव के नाम पे, कोई पॉलिसी के नाम पे पैसा हजारों करोड़ रुपया किसी का मारो, किसी को दे दो, किसी को बांटो, किसी को मारो, किसी को काटो, कहीं बांटो और बांट के बन जाओ मसीहा, मसीहा बन के फिर आ जाओ वोट लेकर, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे जीत के आ जाओ, बेवकूफ बना दो। लोग बेवकूफ बनने को तैयार है, क्या करा जाएगा? लोग अपनी चीजें नहीं समझ रहे हैं, लोग जो नीति है वो नहीं समझ रहे, लोग बेवकूफ। और नेता इतने बड़े बड़े इशू उठा देते हैं, सबका पैसा लूट रहा है, उसको कोई नहीं उठा रहा, लेकिन कुछ लोगों की बात उठाएंगे, अभी कुछ और मुद्दा चल जाएगा, अभी यहाँ मुद्दा है, फिर कहीं और मुद्दा होगा, मुद्दे में आपको घुमा देंगे इस तरीके से। यही तो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है साहब, ये लूट तंत्र है। ये देखिए, एक व्यक्ति कोर्ट तक पहुंचते हैं चंडीगढ़ के, तो जिला न्यायालय जो है वो फैसला सुनाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है मनोज जी कि क्या प्रत्येक जो भी यहाँ पेंशनर्स है, क्या हर एक आदमी को बारी बारी कोर्ट पहुंचना चाहिए? भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ बार बार, कोई मसीहा नहीं आएगा पेंशनर को बचाने, तुम बुजुर्गों कोई नहीं आएगा बचाने, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होकर अपने मुद्दे के लिए वोट करना पड़ेगा। देते रहोगे जाति पे, धर्म पे वोट, तो कुछ नहीं होने वाला। मुद्दे पे वोट देना सीखोगे। मुद्दा क्या जो सबको प्रभावित। एकत्रित होने की बात कही, एकत्रित होकर ये यहाँ जाते, दिल्ली आते, जंतर मंतर आते, सरकार को देते, ज्ञापन देते, लेकिन अब जिस तरीके से उस व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या प्रत्येक व्यक्ति को इतने इसमें भर देनी चाहिए कि ये भी याद रखे कि इतने मामले आ कहाँ से रहे? कोर्ट ऑर्डर करती है, सरकार पालन नहीं करती। बहुत सारे में आपको अभी एक मैंने मुद्दा दिखाया था, कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर था, तहसीलदार कह रहा नहीं मानते हम। तो इसका निवारण क्या है मनोज जी, ये बताइए। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है कि भैया गाड़ी जब तक दूसरे चलाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब सीट पे, ड्राइविंग सीट पे नौकर नहीं, लीडर को बैठना पड़ेगा, और लीडरशिप निकालनी पड़ेगी आपको घरों से। जो लीडर है वो कहीं कोने में, वो लीडर, वो चीटर नहीं है कि आके तुमको बोलेगा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा, मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारे लिए वादा करूंगा, ये करूंगा। लीडर होता है, वो सत्य बोलता है, वो तुम्हारी वोट की परवाह नहीं करता, तुम्हारे पैर नहीं धोएगा वो आके। जो जिसमें लीडरशिप होगी ना, वो सत्य बोलेगा, बेशक उसका नुकसान हो रहा होगा। सत्य बोलने वाले हैं क्या? झूठे बैठे हुए सारे, तुम्हारा मतलब सिखाते हैं, तुम्हारी जाति का मतलब सिखाते हैं, तुम्हारे धर्म का मतलब दिखाते हैं, तुम्हारे क्षेत्र का मतलब दिखाते हैं, तुम्हारे को पैसा देने की बात करते हैं। लीडर बने हुए, सत्य बोलो। मैं यहाँ पेंशनर्स को कोई पैसा देने का वादा नहीं कर रहा हूँ कि भाई मनोज स्वराजी आएगा तो किसी का पैसा लूटेगा, आपको बेमतलब के दे देगा। अरे आपके हक का पैसा है यार, मनोज स्वराजी कौन होता है देने वाला? आपके हक का पैसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हक का पैसा आपकी जेब में जाए। मैं किसी अभी 3,000 में स्कीम कर दूं, बुजुर्गों को मिलेंगे 3,000 रुपया दिल्ली के अंदर, वृद्धा पेंशन 3,000 के 6,000 कर दूं। अरे भाई कहाँ से लाऊंगा मैं? टैक्स लगा के लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा? अच्छी बात है, टैक्स लगा के लाओ, जनता पे लगा के लाओ, लेकिन मैं क्या करूं, किसी का 3,000 काट के किसी को दे दूं, तो ये क्या उचित है? वो तो मेरी वाहवाह करेंगे, भाई कितना बड़ा दानी है। मैं दानी नहीं हूं, मैं लुटेरा हूं, वहां से लूट लिया, यहाँ दे दिया। ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे देश नहीं चलेगा। ये देश नहीं है, ये चीटिंग है। कुछ को लूट रहे हो और कुछ को बांट रहे हो और अपनी वाहवाही करा रहे हो। ये मसीहागिरी छोड़ो, सच्चाई पे चलो। क्या आप लगातार जिस तरीके से पेंशनर्स की बात उठाते, हम ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से संगठित होकर इन्होंने आवाज उठाई है, क्या सरकार के अलावा इन्होंने कोर्ट के दरवाजे कितनी बार खटखटाए? सब जगह देख लिया भाई साहब कोर्ट के दरवाजे। मैं कह तो रहा हूँ, कोर्ट चलता है कानून से। कोर्ट किससे चलता है? कानून से। कानूनी रूप से ये सही है। इन्होंने एक नियम बनाया, आपने सहमति दी, ईपीएफ ने एक फॉर्म भरवाते हैं, बैंक वाले फॉर्म भरवाते हैं ना आपसे, इंश्योरेंस वाले फॉर्म भरवाते हैं ना, उसमें कितनी छोटी छोटी लाइनों में लिखी होती हैं शर्तें। वो शर्तें कहाँ पढ़ते हो आप तो भाई भरोसे में जाते हो, वहीं फंस जाता है। हाँ, तो कानूनी रूप से ये सही है। नैतिक रूप से सरकार गलत है। कानूनी रूप से सही होगी, लेकिन नैतिकता रखी किसके पास है? नैतिकता पे तो किसी ने
आपको पता है रेल मंत्रालय से वो दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। वो लोग होते थे नैतिक, जो नैतिकता से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते थे कि भाई मेरी नैतिकता इसमें। आजकल तो जबरदस्ती किसी की टांग खींचो, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वो कहता है, और कहने को सब कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे जाते क्यों नहीं झोला उठा के? अगर बोलते हो तो, अगर इतनी नैतिकता बची है कि जो तो झोला उठा के चले जाओ। कहते हैं ना कि भाई पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, और रैलियां निकालते हैं 200-200 किलोमीटर की। कहते हैं विदेश यात्रा मत करो और उड़ जाते हैं विदेश की ओर। कहते हैं सोना मत खरीदो, और खरीद लिया ना सोना, खरीद लिया ना भर भर के सोना। सरकार खरीद रही है, आम आदमी ना खरीदा, आम आदमी कमजोर रहे। कल को पैसे की तो गारंटी है नहीं। हमने रुपया रख लिया, मोदी जी का प्रॉमिस है या सरकार का प्रॉमिस है और आरबीआई के गवर्नर का प्रॉमिस है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब उसका वचन गया, अभी गया ना, ऐसी तैसी में घुस गया ना बैंक में। जो बैंक का कांड हुआ, 20 लाख रुपया किसी का जमा होगा और कह रहा 5 लाख ही देंगे। तो हम क्या करें? तुम्हारे प्रॉमिस का सोना कम से कम, सोना खरीदने, लेकिन स्टॉक में सोना तो खरीद। हाँ, सोना रखने से कम ये तो पता है कि ये हमारी गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है। उस पैसे की क्या गारंटी है? जो गारंटी पूरा होने की गारंटी में घुस जाती है। तो सरकारों की कोई गारंटी नहीं है, बैंकों की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी वही है जो तुम्हारे पास है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। जो अपने पास है वही अपना है, और जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वहां तुम लुटोगे ही लुटोगे। मैं तो सबसे कहता हूं कि अपना कंट्रोल मत छोड़ो, सरकार पे भरोसा मत करो, किसी भी मसीहा पे भरोसा मत करो, और किसी नेता पे भी भरोसा मत करो। खुद खड़े हो जाओ और लड़ो और जीतो। धन्यवाद मनोज जी। अगर आप संघर्ष करोगे तो न्याय जरूर मिलेगा। ये केस, जो मामला आपको मैंने चंडीगढ़ का बताया है, ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक उम्मीद है उन पेंशनर्स के लिए जो अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उनके पास भी उम्मीद है। अपने पर भरोसा रखे, डटे रहे और संगठित होकर आप संघर्ष करेंगे, सरकार भी जरूर आपके आगे झुकेगी। बाकी आपके क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं।